नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है कृष्णा अस्त्र योगा में। और आज हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की क्लास में पढ़ने जा रहे हैं हमारा पहला सिस्टम, जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो सभी डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब ये होता है कि सिस्टम इन विच फूड पार्टिकल्स ब्रेक डाउन फ्रॉम लार्ज पार्टिकल टू स्मॉल पार्टिकल। मतलब हम जो भी खाना खाते हैं, जब तक कि वो छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन ना हो तब तक कि हमको एनर्जी नहीं मिलेगी। तो जब हमारा फूड बड़े पार्टिकल से, मतलब जो फूड हम खाते हैं, अगर उसका ब्रेकडाउन स्मॉल पार्टिकल्स में होता है, तो वो कौन सा सिस्टम काम करता है? तो वो सिस्टम काम करता है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, मतलब जटिल या फिर बड़े अणुओं को सरल या फिर छोटे अणुओं में तोड़ना डाइजेस्टिव सिस्टम का काम। ठीक है, यहाँ पे मेंशन नहीं, पर हम यहाँ पे ये बात पढ़ेंगे कि जब हम खाना खाते हैं तो हमको मेजरली तीन चीजें मिलती है: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट। ठीक है, तो जब कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के प्रेजेंस में टूटता है तो वो ग्लाइकोजन के इसमें टूटता है। प्रोटीन पेप्टोज की प्रेजेंस में अमीनो एसिड्स में जाता है, और फैट फैटी एसिड्स के प्रेजेंस में ग्लिसरॉल में टूटता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट, हाँ, अब सबसे पहले इसके बाद हम देखेंगे कि स्टेप्स ऑफ डाइजेशन कितनी होती है। तो बेसिकली देयर आर 6 स्टेप्स ऑफ डाइजेशन: इंजेशन, प्रोपल्शन, मैकेनिकल ब्रेकडाउन, केमिकल डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन। देखिए, इंजेशन का मतलब ये होता है कि व्हेन यू इनटेक ऑफ फूड, जब आप खाना खाते हैं या फिर इनटेक करते हैं, उसको बोलते हैं इंजेशन। प्रोपल्शन का मतलब क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा। उसके बाद मैकेनिकल ब्रेकडाउन आपका होता है माउथ में, आपका मैकेनिकल ब्रेकडाउन हो जाता है। और उसके बाद फिर केमिकल डाइजेशन होता है। केमिकल डाइजेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ पैंक्रियाज, लिवर और फिर स्टमक। उसके बाद फिर एब्जॉर्प्शन आपकी करती है इंटेस्टाइन्स, जो भी है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। और एलिमिनेशन मतलब जो भी वेस्ट पार्टिकल है वो बाहर निकल जाता है थ्रू द एनस। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, इसके बाद हम सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो जैसे ही मैंने आपको पहले ही बताया था कि द डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ कंटिन्यूअस ट्यूब दैट बिगिंस एट द माउथ एंड एंड्स एट द एनस। ठीक है, तो कहाँ से शुरू होता है? ये शुरू होता है आपके माउथ से और एनस से ये एंड हो जाता है। और बेसिकली एक बात ये है कि ये एक बेसिकली हॉलो ट्यूब है। ठीक है, लॉन्ग ट्यूब है जो माउथ से स्टार्ट होता है, एनस पे खत्म हो जाता है। और इसका मेजर कितना है? तो मेजरिंग अबाउट 30 फीट लॉन्ग इन द एवरेज एडल्ट। इट इज ऑल्सो नोन एज एलिमेंट्री कैनाल या तो फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक भी बोलते हैं इसे। ठीक है, और बेसिकली हम देखते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम के तीन फंक्शंस, मेजर फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला क्या होता है? डाइजेशन ऑफ फूड। दूसरा होता है आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो ऑब्वियस सी बात है, जब जो फूड पार्टिकल है अगर वो छोटे पार्टिकल्स में आ जाएगा, और जैसे मैंने आपको बताया था कि एब्जॉर्प्शन भी एक प्रोसेस में आता है, तो एब्जॉर्ब करता है फूड को। ठीक है, और फूड में क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको एब्जॉर्ब करता है। और वो न्यूट्रिएंट्स कैसे एब्जॉर्ब होते हैं? तो जब तक वो ब्लड स्ट्रीम में ना आ जाए, और ब्लड क्या करता है? पूरे न्यूट्रिएंट्स को ओवरऑल बॉडी में फैलाने का काम करता है, तो तभी एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद लास्ट इसका काम होता है एलिमिनेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट, मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल है उसका बाहर निकल जाए। चलो, तो इसके बाद हम देखेंगे कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो आपका दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है, पहला होता है आपका एलिमेंट्री कैनाल, जिसमें 70% ऑफ आपका जो फूड है वो डाइजेस्ट हो जाता है। और दूसरा आपका ग्लैंड्स। ग्लैंड्स में क्या होता है? 30% जो डाइजेशन बचता है वो ग्लैंड्स करती है। तो एलिमेंट्री कैनाल में आपके कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं वो मैं आपको ऐसे ओरली बता देती हूँ। तो सबसे पहले आता है माउथ, सेकंड आता है आपका ईसोफेगस, फिर आता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर आता है आपका इनस। ठीक है, और जो ग्लैंड्स है, ग्लैंड्स में क्या आता है आपका? सबसे पहले आती है आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स, फिर आता है आपका लिवर, पैंक्रियाज, और फिर जो भी एंजाइम्स या फिर हार्मोन्स निकलते हैं वो आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे माउथ और सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो माउथ में हम पढ़ेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स। तो देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स इनटू द ओरल कैविटी। ठीक है, so the name of the 3 pairs of salivary glands are: first is parotid, second is sublingual, थर्ड इज सब मैंडिबुलर। ठीक है, ये 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होती है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका सेंसरी ऑर्गन सच एज नोज एंड आईज। देखो,
सारे इसमें क्या होता है, जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जब काम करता है तो आपका उसमें नर्वस सिस्टम का भी काफी बड़ा प्ले रोल होता है। क्या होता है कि जो नोज और आईज है वो मैसेज सेंड करती है किसको, ब्रेन को मैसेज सेंड करती है ताकि सलाइवरी ग्लैंड से केमिकल सिक्रीट हो और डाइजेस्टिव प्रोसेस में फिर वो आगे बढ़े। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि सलाइवरी ग्लैंड्स का मेजरली यही काम होता है। ठीक है, और ऐसा बोलते हैं कि सलाइवा जो है वो थोड़ा एसिडिक इन नेचर होता है, और वो डेली आपका डेली सलाइवा कितना निकलता है, तो निकलता है 1.5 लीटर पर डे आपका सलाइवा निकलता है। बेसिकली देखा देखा जाता है कि सलाइवा में ना थ्री एंजाइम्स पाए जाते हैं। सबसे पहले होता है टाइलिन, सेकंड होता है माल्टोज, और थर्ड होता है लाइसोसोम्स। ठीक है, तो जो टाइलिन होता है, देखो ये सब अगर थोड़ा सा आपको डीप में पढ़ना है तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो टाइलिन जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, माल्टोज कार्बोहाइड्रेट, मतलब जो स्टार्च होता है, सॉरी मैं रिपीट करूंगी, टाइलिन जो होता है वो स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है माल्टोज कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, और जो माल्टोज होता है सेकेंड एंजाइम, वो क्या करता है, माल्टो कार्बोहाइड्रेट को, जो माल्टो कार्बोहाइड्रेट जो टाइलिन जो जिसको ब्रेक करता है, माल्टोज क्या करता है, माल्टो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, और जो लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम क्या करता है, जो भी इम्प्योरिटी होती है फूड में, जो भी हम खाते हैं, कभी कभी कुछ इम्प्योरिटीज चले जाती है, उसको किल करता है या फिर उसको मारता है। ठीक है, और जो सलाइवरी जो हमने अभी ग्लैंड पढ़ी थी वो पेयर्स में होती है, मतलब पैरोटिड ग्लैंड भी दो होगी, सब मैक्सिबल भी दो होगी, और सब मैंडिबल भी दो होगी। ठीक है, और ऐसा बोला जाता है कि जो पैरोटिड ग्लैंड है वो सबसे बड़ी ग्रंथि या फिर सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। ठीक है, चलो ये हमने पढ़ लिया किसके बारे में, सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। चलो नेक्स्ट। हम्म इसके बाद हम पढ़ते हैं किसके बारे में, इसके बाद आती है आपकी हमारी टंग। ठीक है, सबको पता ही होगा कि टंग का बेसिकली क्या काम होता है, स्वाद के लिए काम होता है। ठीक है, तो देखो टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है, पूरा जो है वो जो पूरी आपकी जो टंग है वो पूरी मसल से बनी होती है, और बेसिकली सब के अलग अलग माउथ के हिसाब से, अलग अलग शेप के हिसाब से उतनी उतनी बड़ी सेंटीमीटर की टंग होती है। ऐसा कोई बेसिकली इसका एक प्रॉपर साइज एंड शेप नहीं बताया गया। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि एक म्यूकस मेम्ब्रेन की जो आउटर लेयर होती है वो म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड है, जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पे। उसके बाद क्या होता है, इसका रेयर पोर्शन कॉल्ड रूट, देखो जो सबसे पीछे जहां से जुड़ी होती है टंग उसको बोलते हैं रूट, और सबसे आगे वाला जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं टिप, और जो बीच वाला जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं आपको सेंट्रल बॉडी। ठीक है, उसके बाद होता है इट इज कवर्ड विद टेस्ट बड्स एंड रेस्ड एलिवेशंस कॉल्ड पेपिली। इंपॉर्टेंट है पेपिली कि जो आपके टंग में जो स्वाद आता है कहाँ से आता है, तो पेपिली से स्वाद आता है, और बेसिकली ऐसा बोलते हैं या फिर देखा जाता है कि आपके या फिर हर किसी के टंग में 10,000 पेपिलीज होती है। ठीक है, उसको पेपिली को अगर आपको हिंदी में जानना है तो उसको बोलते हैं स्वाद कलिक। ठीक है, और टंग जो है आपकी नेक बोन, हॉयड बोन से पीछे जुड़ी होती है, गले की हड्डी होती है उससे जुड़ी होती है। ठीक है, चलो चेंज नेक्स्ट। इसके बाद हम पढ़ेंगे टीथ। ठीक है, तो टीथ होते हैं, तो टीथ आर यूज टू चीविंग द फूड मैस्टिकेशन, ऑब्वियसली चबाने के लिए होते हैं, और फूड इज ब्रोकन अपार्ट एंड मिक्स्ड विद सलाइवा टू फॉर्म अ बोलस। ठीक है, जब आप चीव करते हैं तो कुछ केमिकल्स निकलते हैं और सलाइवा भी निकलता है, तो जब फूड आपका सलाइवा से मिक्स हो जाता है तो उसको बोलते हैं आप बोलस, और उसके बाद जब वो सलाइवा से मिक्स हो जाता है तो रेडी टू स्वेलो हो जाता है, मतलब अंदर गटकने के लिए वो रेडी हो जाता है। ठीक है, इसके बाद सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखा है कि मस्कुलर कॉन्स्ट्रिक्शंस मूव द बोलस थ्रू द फेरिंग्स, तो फेरिंग्स जो होता है सॉफ्ट पैलेट at the back of the mouth and into the esophagus while blocking the opening to the larynx and preventing the food from entering the airway। देखो क्या होता है कि दो सिस्टम होते हैं साथ में लगे हुए, पहला होता है डाइजेस्टिव, सेकंड होता है रेस्पिरेटरी। तो जो लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स किसका पार्ट है, लैरिंग्स है रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट। ठीक है, तो ऐसा कई बार हो जाता है कि आप जब खा रहे हो और बोल भी रहे हो तो ठसका लग जाता है या फिर आपके नाक में घुस जाता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि
मिसकम्युनिकेशन हो जाता है ब्रेन सेल्स में। तो ऐसा होता है कि जब भी आप खाना खाते हो तो क्या करता है आपका माइंड या फिर नर्वस सिस्टम लैरिंग्स का पाथवे को क्लोज कर देता है और फेरिंग्स के पाथवे को बोल ओपन कर देता है ताकि आपका जो फूड है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में ही जाए। ठीक है, और वो लैरिंग्स के जो कैप लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम एपिग्लॉटिस। ठीक है, जैसे कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे। ठीक है, एपिग्लॉटिस होता है, वो क्या करता है, प्रोटेक्ट द लैरिंग्स ड्यूरिंग स्वेलिंग। ठीक है, जो खाना गिटकने में रेस्पिरेटरी सिस्टम जाने के लिए से वो रोक देता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ठीक है, इसके बाद है हमारा ईसोफेगस। यहाँ पे ना ईसोफेगस की स्पेलिंग गलत है। ईसोफेगस के आगे ना ई एस ओ की जगह पहले ओ आएगा। ठीक है, तो आप लोग कर लीजिएगा। इसके बाद क्या आता है, ईसोफेगस का एज सच तो कोई रोल नहीं है, पर इसका बस ये रोल है कि पेरिस्टालिसिस मूवमेंट को फॉलो करता है। पेरिस्टालिसिस मूवमेंट क्या होता है कि जब आपका मुंह रेडी हो जाता है स्वेलो करने के लिए, राइट। इसके बाद क्या होता है, जैसे कि आप देख रहे होगे जो डायग्राम है, नीचे वाला जो डायग्राम है, फूड से जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं एसोफेगस। ठीक है, और क्या क्या करते हैं, सिर्फ माउथ से स्टमक तक फूड को ले जाने का काम करता है। कैसे काम करता है, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। अब मैं आपको बताती हूँ पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होता कैसे। तो आपने कभी देखा होगा कि इसको, अपने अर्थ वॉर्म को देखा होगा आपने चलते हुए, पहले वो अपनी पूरी बॉडी को जमा करता है, फिर आगे की बॉडी को शिफ्ट करता है, फिर पीछे वाली बॉडी को जमा करता है आगे। सेम जैसे अर्थवॉर्म चलता है एज इट इज सेम बिल्कुल आपका फूड भी इसी वे में चलता है, नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, और इस मूवमेंट को बोलते हैं आप पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखा है कि दिस इज मसल वॉल्व दैट परमिट्स द पासेज ऑफ फूड बट नॉट द बैकअप स्टमक कंटेंट्स अंडर द नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, आगे समझ। चलो नेक्स्ट। अब आपका थर्ड ऑर्गन आता है। थर्ड ऑर्गन आता है आपका स्टमक। स्टमक इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन। ठीक है, स्टमक इज अ मस्कुलर एंड एक्सपांडेबल ऑर्गन। ठीक है, एक्सपांड हो सकता है, ये एक लिमिट तक एक्सपांड हो सकता है। ठीक, चलो इसके बेसिकली देखा है तो इसके टू पोर्शंस है। ठीक है, पहला पोर्शन है इसका फंडस, अपर पोर्शन, और जो लोअर पोर्शन है इसको बोलते हैं एंट्रम। ठीक है, जो एंट्रम या फिर इसको बोल सकते हैं आप पैलोरिक स्फिंक्टर, जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टमक का मेजरली काम क्या होता है, स्टमक काम होता है आपका HCl सिक्रीट करना, जो कि हमारे डाइजेशन के लिए बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, HCl and other gastric juices the food into semi liquid state called as chyme। चाइम या फिर काइम भी बोलते हैं सर, कुछ लोग चाइम भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो अभी तक फूड कौन से फॉर्म में था, अभी तक फूड आपके था बोलस फॉर्म में। ठीक है, पर जैसे ही वो HCl या फिर कुछ गैस्ट्रिक जूसेस से मिक्स होता है तो वो सेमी लिक्विड हो जाता है। अभी तक जो आपका फूड था वो थोड़ा हल्का सॉलिड फॉर्म में था। ठीक है, बोलस फॉर्म में, क्योंकि सलाइवा से मिक्स होकर थोड़ा हल्का सॉलिड हो जाता है। पर जैसे ही वो HCl से मिल सकता था, एज यू ऑल नो कि HCl इज अ लिक्विड एसिड, तो वो हल्का सा सेमी लिक्विड हो जाता है। और इससे फिर यहाँ इसके बाद आपका फूड क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं काइम। ठीक है, और काइम फिर क्या होता है, पास होता है थ्रू पाइलोरिक स्फिंक्टर वॉल्व एट द बॉटम ऑफ द स्टमक इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया डायग्राम में कि देखो पाइलोरिक स्फिंक्टर से क्या होता है, वो फिर ड्यूडेनम के थ्रू होते हुए वो जाता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, मैं आपको एक चीज बताऊंगी कि जो आपका HCl है, HCl कहाँ से रिलीज होता है, तो जो स्टमक की जो आउटर लेयर है उसको बोलते हैं हम ऑक्सैलिक सेल्स। ठीक है, तो ऑक्सैलिक सेल से, ऑक्सैलिक सेल जो है वो रिलीज करती है HCl। ठीक है, और जो भी HCl का एक और ये काम होता है कि जो भी रिमेनिंग, क्योंकि ये ना बहुत ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, इट्स वेरी एसिडिक इन नेचर, और अगर आप नॉर्मली अगर आप HCl में अगर आप उंगली भी डालोगे ना अपनी, तो आपके हाथ जल जाएंगे। ठीक है, तो सोचो वो हमारी बॉडी के अंदर है, तो जो कवरिंग होती है ना स्टमक की, वो ऑक्सैलिक सेल से कवर्ड होती है। ठीक है, तो ऑक्सैलिक सेल्स जब रिलीज करती है HCl, तो जो भी बैक्टीरिया बच्चे वाले होते हैं वो पूरे मर जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम एक और चीज यहाँ पे पढ़ेंगे कि यहाँ पे ना आपके गैस्ट्रिक जूस जो होते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस किसका पाचन करते हैं, तो गैस्ट्रिक जूसेस प्रोटीन का पाचन करते हैं।
ठीक है, प्रोटीन का पाचन करते हैं और वो जो प्रोटीन है वो काहे में कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है आपका पेप्टोन में, ठीक है। इसके बाद डेली जो है आपका HCl, वो HCl आपका डेली जितना आप फूड खाओगे उस हिसाब से आपका फूड निकलेगा, उतना ज़्यादा आपका HCl बाहर निकलेगा, जितना आप फूड खाओगे इंटेक करोगे उतना HCl आपका बाहर निकलेगा, ठीक है। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा आपके स्टमक में 4 आवर्स तक फूड रहता है, इससे ज़्यादा फूड आपका रहता नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे फूड स्टोर भी होता है, इसलिए ऐसा बोलते हैं कि ये एक्सपांडेबल ऑर्गन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ठीक है। इसके बाद आपका आता है स्मॉल इंटेस्टाइन या तो फिर ड्यूडेनम, ठीक है। ड्यूडेनम जो है इसके, हम इसका देख लेंगे इसका स्ट्रक्चर। तो 21 फीट लॉन्ग होती है और इसका 1 डायमीटर होता है इसका, ठीक है, सरकमफेरेंस। और इसके बाद एक्सटेंडिंग फ्रॉम पायलोरिक स्फिंक्टर वॉल्व टू द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, मतलब थोड़ी बड़ी होती है। इसके बाद क्या, द ड्यूडेनम इज अ फुट लॉन्ग सेक्शन जस्ट बियॉन्ड द स्टमक। देखो ड्यूडेनम जो है, ड्यूडेनम आपका स्टमक जब आपका एंड होता है वहीं से स्टार्ट हो जाता है ड्यूडेनम। और इसके स्मॉल इंटेस्टाइन के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, ज्यूजेनम और इलियम, ठीक है, यही बताया। बाकी आप देख लेंगे कि ड्यूडेनम कितना फीट लॉन्ग है, ज्यूजेनम कितना है और इलियम कितना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। इसके बाद आता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में ही, इसके बाद हम पढ़ते हैं लिवर। देखो लिवर का बहुत प्राइमरी कंट्रीब्यूशन होता है डाइजेशन में। तो क्या कंट्रीब्यूशन ये होता है, जब फिर हम थोड़ा सा लिवर की थोड़े से बारे में कुछ पढ़ लेंगे। तो स्टडी ऑफ लिवर इज नोन एज हेपेटोलॉजी। अब हम देखते हैं कि हेपेटोलॉजी क्यों बोलते हैं। इसलिए देखो लिवर में होती है हेपेटिक सेल्स जो कि बहुत जल्दी रीजनरेट हो जाती है। इसलिए बोलते हैं कि अगर हम अपना 40% ऑफ लिवर भी किसी को दान दे दें तो वो इतने जल्दी जनरेट हो जाता है कि वो सेल्स वापस से रीजनरेट हो जाती है। इसलिए हम लिवर किसी को दे सकते हैं, अपना 40% ऑफ लिवर किसी को दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है ना, इसका जो वेट होता है लिवर का वो होता है 1.5 to 1.8 kg, ठीक है। और ऐसा बोलते हैं कि लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। और एक इस टाइप की ग्लैंड है, तो ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है वो कैसी होती है, वो डक्टलेस होती है, जिसमें डक्ट नहीं प्रेजेंट, ठीक है। और क्या काम होता है लिवर का, तो इट सिक्रेट्स बाइल जूस। और ये बाइल जूस है, इसका कलर कैसा होता है, येलोइश कलर का होता है, ठीक है। येलोइश कलर क्यों होता है इसका, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बिलिरुबिन पिगमेंट, एक पिगमेंट होता है बिलिरुबिन, इसका येलो कलर होता है। और बाइल जूस डेली निकलता है, 700 to 800 ml बाइल जूस निकलता है, ठीक है। फिर हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि अगर बाइल जूस ज्यादा निकल जाए तो वो कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर कर जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि द लिवर प्राइमरी कंट्रीब्यूशन टू डाइजेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ बाइल, अभी मैंने आपको बताया था, और गॉल विच ड्रेन्स इनटू ड्यूडेनम एंड सम इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर, ठीक है, अभी बताया था मैंने। इसका क्या, इट ट्रेवल्स थ्रू द हेपेटिक डक्ट विच मर्ज टुगेदर। हेपेटिक डक्ट से वो ट्रैवल होती है, वही हेपेटिक सेल्स किसमें होती है, लिवर में होती है। बाइल हेल्प्स टू डाइजेस्ट द फैट, ठीक है। जब बाइल डाइजेस्ट करता है फैट को, उसको बोलते हैं हम इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। और बेसिकली बाइल का ये काम भी होता है कि वो क्या करता है, अभी तक जो जूस है एसिडिक मीडियम में था उसको अब वो कन्वर्ट कर देगा बेसिक मीडियम में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो बाइल जूस है वो क्या करता है, इंक्रीज द पेरिस्टालिसिस मूवमेंट और द स्पीड ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। चलो ये सब होता है। और बाइल क्या करता है, क्या क्या करता है, द लिवर ऑल्सो, सॉरी बाइल नहीं, लिवर क्या करता है, लिवर ऑल्सो स्टोर्स आयरन एंड द फैट सोल्यूबल विटामिन A, D, E के, ठीक है। चलो नेक्स्ट, के बाद हमारा आता है शायद पैंक्रियाज, हो पैंक्रियाज नहीं, गॉल ब्लैडर, ठीक है। चलो अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा गॉल ब्लैडर के बारे में। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि बाइल का जो स्टोरेज होता है वो गॉल ब्लैडर में होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा भी है कि बाइल स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर बिकम्स मोर कंसंट्रेटेड, इंक्रीजिंग इट्स पोटेंसी एंड इंटेंसिफाइंग इट्स इफेक्ट, ठीक है।
उसके बाद क्या, व्हेन काइम कंटेनिंग फैट लीव स्टमक द गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डिस्चार्जेस बाइल थ्रू द सिस्टिक डक्ट इन कॉमन बाइल डक्ट एंड इनटू द ड्यूडेनम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो, जब काइम कंटेनिंग फैट, काइम में क्या होता है, अब ऑब्वियसली फैट का तो डाइजेशन हुआ नहीं है, तो क्या होता है जब यहाँ पे लिखा है, जब काइम क्या होता है, फैट कंटेन होता है, जब वो स्टोमक से निकल आता है तब क्या होता है, गॉल ब्लैडर जब वो हल्का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद क्या होता है, उसमें से बाइल निकल जाता है, और बाइल कहाँ से निकलता है, सिस्टिक नाम की एक डक्ट होती है वहां पे प्रेजेंट, तो सिस्टिक डक्ट के थ्रू वो मिक्स हो जाता है काइम से, और फिर वहां पे हो जाता है आपका इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, ठीक है, यही लिखा है इसमें। चलो नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं पैंक्रियाज, ठीक है। तो हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पैंक्रियाज के बारे में ये पढ़ते हैं कि जो पैंक्रियाज है, इसको डिस्कवर किया था लैंगरेंस ने, ठीक है। और जो पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज हार्मोन्स भी सिक्रीट करता है, एंजाइम भी सिक्रीट करता है, और जूसेस भी सिक्रीट करता है, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं हम मिक्स्ड ग्लैंड। ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड कौन सी है, तो वो है पैंक्रियाज, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड भी और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि वो क्यों है। देखो, जो पैंक्रियाज है वो अलग अलग सेल्स सिक्रीट करता है, ठीक है। तो सेल्स का नाम मैं आपको पहले बताती हूँ, अल्फा, बीटा, गामा और एप सेल्स, ठीक है। जो अल्फा सेल्स होती है वो होती है एंडोक्राइन, और वो सिक्रीट करती है हॉर्मोन्स, ठीक है। सेकंड होती है बीटा सेल्स, बीटा सेल्स भी होती है एंडोक्राइन, और वो भी सिक्रीट करती है हॉर्मोन्स। जो गामा सेल्स होती है वो भी एंडोक्राइन नेचर होती है, और वो भी हार्मोन सिक्रीज करती है। बट जो एप सेल्स होती है वो एक्सोक्राइन इन नेचर होती है, पर वो एंजाइम्स रिलीज करती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। मतलब अल्फा बीटा गामा एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है और हार्मोन्स निकालती है, और जो एफ सेल होती है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है और वो एंजाइम्स निकालती है, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड, या फिर बोथ टाइप ऑफ ग्लैंड, एंडोक्राइन एंड एंडोक्राइन। देखो, जो एफ सेल्स मैंने आपको अभी बताया था वो सिक्रीट करती है पैंक्रियाटिक जूसेस, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताऊंगी यहाँ पे कि जो एफ सेल्स है वो 3 प्रकार के पैंक्रियाटिक जूसेस निकालते हैं, लिख लेना कौन कौन से, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। जो ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन का डाइजेशन करती है अमीनो एसिड में। अमाइलेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में डाइजेस्ट करती है, फिर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करती है। और जो लाइपेज होता है वो फैट का डाइजेशन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ बाइल जूस, और फैट का डाइजेशन कब करती है, वो फैटी एसिड, ठीक है। और डेली ऐसा बोला जाता है कि 1 लीटर ऑफ पैंक्रियाटिक जूसेस सीक्रेट होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम एक चीज पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे द पैंक्रियाटिक जूसेस डाइजेस्टिव, हाँ ये सब तो हमने पढ़ लिया। इट्स रोल इज सो वाइटल टू डाइजेशन दैट अ पर्सन वुड स्टार्व विदाउट इट इवन इफ दे वर कंज्यूमिंग एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फूड, ठीक है। देखो कितना इंपॉर्टेंट ये ऑर्गन है हमारे बॉडी के लिए। इसके बाद हम एक चीज पढ़ेंगे कि एक हार एक हार्मोन निकलता है पैंक्रियास से, उसको बोलते हैं हम इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। जो इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो भोजन के पाचन में भाग लेता है, ठीक है। और इंसुलिन का मेजरली काम क्या होता है, तो वो ग्लूकोज और ग्लाइकोजन में बैलेंसिंग रखता है, ठीक है। जब इंसुलिन डिक्रीज होता है तब होती है डायबिटीज, कंफ्यूज मत होना। जब इंसुलिन डिक्रीज होता है तब होती है डायबिटीज, और जब इंसुलिन इंक्रीज होता है तब तब आपका होता है हाइपोग्लाइसीमिया। देखो, इंसुलिन क्या करता है, ग्लाइकोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, फिर इसको अपना इंसुलिन क्या होता है, ग्लाइकोजन या फिर ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। पर अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन ही नहीं बचेगा तो ऑब्वियसली ग्लूकोज का जो अमाउंट है या फिर शुगर का जो अमाउंट है वो आपकी बॉडी में इंक्रीज हो जाएगा, और जैसे ही इंक्रीज हो जाएगा तो आप एक डायबिटिक पेशेंट कहलाएंगे, ठीक है। और जब इंसुलिन इंक्रीज हो जाएगा और आप एडिक्वेट अमाउंट में प्रॉपर शुगर नहीं ले रहे हैं आपकी बॉडी में, तो आपको कौन सी बीमारी हो जाएगी, आपको हो जाएगी हाइपोग्लाइसीमिया डिजीज, ठीक है। चलो नेक्स्ट।
इसके बाद हम पढ़ते हैं ज्यूजेनम और इलियम के बारे में, ठीक है। ये दोनों पार्ट्स है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। ज्यूजेनम एंड इलियम आर लाइंड विथ हेयर लाइक प्रोट्रूजन्स कॉल्ड विलाई, ठीक है। हेयर लाइक प्रोट्रूजन्स होते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो ऊपर पिंक कलर में हेयर लाइक प्रोट्रूजन्स है, ऐसे हेयर जैसे है, और इनको क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। ये क्या करता है, ये स्लो कर देते हैं पासेज ऑफ फूड। ऑब्वियसली अब इतने बड़े बड़े हेयर लाइक प्रोजेक्शन हो गए तो फूड एक नॉर्मली आसानी से नीचे की तरफ नहीं जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, फूड का हल्का हल्का फूड फंस जाता है, और क्या होता है यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। और क्या करता है विलाई, क्या करती है, दिस प्रोटेक्शन विलाई so that the blood inside the villi can absorb the nutrients in the food। अब जो भी ब्लड होता है विलाई के अंदर, ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है। जो भी फूड में जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्ब करता है, बहुत अच्छी तरीके से एब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पे फूड का, ठीक है। इसके बाद कहते हैं विलिस कैपिलरीज कलेक्ट अमीनो एसिड मतलब प्रोटीन एंड ग्लूकोज मतलब सिंपल शुगर्स, ठीक है। अमीनो एसिड और ग्लूकोज को यहाँ पे एब्जॉर्ब करती है या फिर कलेक्ट करते हैं। और विलस लैक्टील्स कलेक्ट एब्जॉर्ब फैटी एसिड्स। देखो विलस कैपिलरीज, देखो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। विलस कैपिलरीज होती है, वो क्या करती है, किसको कलेक्ट करती है, अमीनो एसिड और ग्लूकोज को कलेक्ट करती है, ठीक है। और जो विलस लैक्टील्स होती है वो किसको कलेक्ट करती है या फिर एब्जॉर्ब करती है, फैटी एसिड को, ठीक है। विलस कैपिलरीज अमीनो एसिड और ग्लूकोज को कलेक्ट करती है, और विलस लैक्टील्स किसको कलेक्ट करती है, फैटी एसिड्स को कलेक्ट करती है। चलो नेक्स्ट। इसके बाद आ जाता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में बेसिकली कितने पार्ट्स होते हैं, तो यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन के होते हैं 3 पार्ट्स, ठीक है। सबसे पहला पार्ट होता है सीकम, सेकंड होता है आपका कोलॉन, और थर्ड होता है आपका रेक्टम, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो जो सीकम वाला जो पार्ट होता है ना, सिकम वाला जो पार्ट होता है, ये क्या करता है, इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। और सिकम के पास ही अपेंडिक्स होता है। ये अपेंडिक्स एक नेसेसरी ऑर्गन नहीं होता, किसी किसी का अपेंडिक्स भी निकाल देते तो बॉडी पे एज सच कुछ अफेक्ट पड़ता नहीं है, ठीक है। तो जो सिकम जो होता है वो करता है हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है। और ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, ठीक है। इसके बाद हम सेकंड पढ़ेंगे कोलॉन। कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन और डिसेंडिंग कोलॉन और ये सिग्मोइड कोलॉन, ये जो तीनों कोलॉन जो है, हाँ, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड, ठीक है। हाँ, तो मैं आपको क्या बता रही थी, हाँ, ये जो 4 कोलॉन है इनका क्या काम होता है, इनका काम ही होता है कि एब्जॉर्ब ऑफ वाटर, और ये एक टाइप का बैक्टीरिया कंटेन करते हैं, इसका नाम होता है एच कोलाई, ठीक है। और ये जो एच कोलाई बैक्टीरिया होता है इसका क्या काम होता है, ये एब्जॉर्ब करता है वाटर को, विटामिन के को और विटामिन B12 को। कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, तो जो भी वेस्ट मटेरियल बचा हुआ होगा, ठीक है, बचा हुआ जो वेस्ट मटेरियल आ रहा होगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से, वहां से भी वो फिर से रीअब्सॉर्ब होता है, और उसके बाद वाटर का भी रीअब्सॉर्प्शन होता है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे लास्ट रेक्टम, ठीक है। तो रेक्टम क्या करता है, स्टोरेज ऑफ वेस्ट मटेरियल। जो भी आपका स्टोरेज होता है वेस्ट मटेरियल का, वहां पे वो स्टोर होता है, नहीं, ठीक है, स्टोर करता है, और जो लास्ट में जो एनएस दिख रहा होगा आपको डायग्राम में वो बाहर निकाल दे, ठीक है। एक बार हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। द फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन और बाउल इज टू एब्सॉर्ब द रिमेनिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इनडाइजेस्टिबल फूड मैटर, store unusable food matter and then eliminate the wastage from the body। मैंने समझा दिया। The large intestine is subdivided into the cecum and the ascending, transverse, descending and sigmoid colon section, ठीक है। इसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि इंपॉर्टेंट है कि लार्ज इंटेस्टाइन कितनी लंबी होती है, तो 4 to 5 फीट लॉन्ग होती है, और इसकी लेंथ कितनी होती है, तो इसकी लेंथ होती है 2.5 इंच इन डायमीटर। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, के बाद हम पढ़ेंगे रेक्टम और एनस, ठीक है। देखो रेक्टम मैंने बता दिया था अभी कि जो उसमें फेशियस जो है आपका जो आपका वेस्ट मटेरियल है वो यहाँ पे स्टोर होता है until they leave the digestive system through the anus as a bowel movement, ठीक है। And as the rectal wall expand with waste material,
रिसेप्टर फ्रॉम द नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट द डिजायर टू डेफिकेट। जो नर्वस सिस्टम है वो स्टिमुलेट करता है ताकि आप डिजायर हो, ताकि आप वेस्ट मटेरियल डेफिकेट करने के लिए रेडी हो जाए। उसके बाद फिर डेफिकेशन और इजेशन विद वी consciously relax the external and the anal sphincter muscle to expel the waste through the anus। उसके बाद क्या होता है, रिलैक्स होता है एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर मसल टू एक्सपेल द वेस्ट थ्रू द एनस। ठीक है, ये होता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर रेक्टम एंड एनस का काम। नेक्स्ट बताना जरा, नेक्स्ट। इसके बाद हमने टेबल बनाई है। हाँ, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। ये टेबल ये सारा तो मैंने समझा दिया आपको क्या होता है, पर एक बार ये पूरी टेबल को एक बार पढ़ लेना। मैंने इसको एक टेबुलर फॉर्म में आपको बताया है कि माउथ का, फेरिंक्स का, इसोफेगस का, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, एक्सेसरी ऑर्गन्स या फिर लार्ज इंटेस्टाइन, इन सब का मेजर फंक्शंस क्या होता है और अदर फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, ये सारा आप लोग एक बार पढ़ लेना। वैसे तो मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया है, बट स्टिल एक बार गो थ्रू हो जाना। ठीक है, चलो नेक्स्ट।